नमस्कार दोस्तों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। जोगेंद्र नाथ मंडल। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों में से 99% लोगों को भी नहीं पता होगा कि आखिर जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो थे कौन। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, यानी कि पहले कानून मंत्री थे। तो आप लोग चौंकिए नहीं कि कैसे एक हिंदू कैसे पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बन गया। तो इनकी जो यात्रा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम जानेंगे कि आखिर ये कैसे बने थे पाकिस्तान के कानून मंत्री, ये उतनी ही दिलचस्प होने वाली है। जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी जो हमारे हर एक भारतीय को पता होना चाहिए था, हर एक दलित को, पिछड़े को, शोषित को, वंचित को पता होना चाहिए था, पर किसी शायद षड्यंत्रवश इनकी जो कहानी थी भारतीय इतिहास से गायब कर दिया गया। हमें नहीं बताया गया कि आखिर जोगेंद्र नाथ मंडल की यात्रा कैसी रही और कैसे उन्हें पाकिस्तान में लॉ मिनिस्टर कैसे बने थे और उनके साथ आखिर बाद में क्या हुआ था। तो इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास में। इतिहास के कुछ पुराने पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग जो थी उसने एक अलग देश की मांग की थी, पाकिस्तान की मांग की थी। पर उस समय कुछ मुस्लिम लीडर्स को छोड़ के किसी ने भी इस पे मतलब कि गंभीरता से नहीं लिया। पर ये मांग उठने के 2 साल बाद ही, यानी कि 1942 तक ये मांग जो थी काफी उग्र हो गई थी और हर एक क्षेत्र में पाकिस्तान की जो मुस्लिम्स जो उस समय की पॉपुलेशन थी वो अलग देश की जो मांग कर रही थी और ये काफी उग्र हो गया था और जगह जगह पे धरना प्रदर्शन होने लगा था। और उसी समय जो शेड्यूल कास्ट यानी दलित पॉलिटिक्स थी वो काफी उफान पे थी, वो भी उस समय पीक पे थी। तो 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एससी फेडरेशन बनाया था और उस फेडरेशन में जो सबसे बड़े जो लीडर थे वो अंबेडकर जी खुद थे और उसके बाद से जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे दूसरे नंबर के सबसे बड़े लीडर थे। इन दोनों को साथ रहते हुए भी जो दोनों की जो सोच थी वो दोनों की हर मुद्दे पे एक साथ मिलती नहीं थी। जो अंबेडकर जी थे वो अगर किसी चीज का फैसला लेते थे, किसी मार्क्सिस्ट के बारे में फैसला लेते तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और कल्चरल एस्पेक्ट्स को देखते थे। पर जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स को ही देखते थे। जोगेंद्र नाथ मंडल का मानना था कि अगर जो एसटी कम्युनिटी है, जो शेड्यूल ट्राइब है, जो दलित थे और जो मुस्लिम्स थे वो उस समय के सबसे पिछड़ी थी पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। तो उनको यह लगता था कि अगर मुस्लिम्स को और दलित्स को एक साथ ले लिया जाए तो ये भारत में एक बहुत बड़े राजनीतिक फोर्स बन सकते हैं। पर जो अंबेडकर थे वो इनके सोच से उनका जो सोच था अंबेडकर का वो अलग था। वो उनका ये मानना था कि जो मुस्लिम्स हैं वो कभी भी जो भारत को अपना राष्ट्र नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले उनका धर्म आता है और उनके यहाँ भाईचारे का मतलब यही है कि एक मुसलमान से मुसलमान का भाईचारा जो होता है वही है। ये जो बातें मैं कह रहा हूं कि अपने मन से नहीं कह रहा हूं, उन्होंने अपनी किताब जो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने खुद ये बातें लिखी हुई हैं। जब आप ये किताब को पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स में चीजें पता चल जाएंगी। पर इतना कुछ होने के बाद बाद में जब मुस्लिम लीग के नेताओं को जब ये पता चला, जब जोगेंद्र नाथ मंडल की जो विचारधारा के बारे में पता चला, तो मुस्लिम लीग ने जोगेंद्र नाथ मंडल की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जोगेंद्र नाथ मंडल उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद से उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने और वो मुस्लिम लीग के साथ चले गए। ये जो जोगेंद्र नाथ मंडल हैं वो 1943 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया और उन्हें ऐसा लगा कि अगर दलित्स और मुस्लिम्स एक साथ आ जाएंगे तो बड़ा फोर्स क्रिएट कर पाएंगे और इससे दलितों का और जो मुस्लिम्स हैं जो कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बैकवर्ड रह गए हैं उनका उत्थान होगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। अब डायरेक्ट एक्शन डे क्या है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बन सकती है, काफी वास्ट सब्जेक्ट है। पर इसके से क्या हो कि कोलकाता में दंगे भड़क गए और वहां पे हजारों के हजारों लोग मारे जाने लगे। सबसे पहले तो वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी थी, हिंदू कम्युनिटी के लोग ज्यादा मारे जा रहे थे
उसके बाद से नाराज जो हिंदू थे उन्होंने जोगेंद्र नाथ मंडल को कहा कि आप मुस्लिम लीग से अपना हाथ पीछे खींच लीजिए। पर जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे वो मुस्लिम और दलित एकता के इतने पक्षधर थे कि उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी और उन्होंने दलितों से कहा कि आप लोग इस दंगे में शामिल मत होइए। उससे क्या हुआ कि जो उनके समर्थक थे उन्होंने दंगे में शामिल होना बंद कर दिया और उसके बाद से क्या हुआ कि कत्लेआम और ज्यादा मच गई और उसके बाद और हिंदुओं की मौत होने लगी और काफी जो लोग थे वो मारे काटे गए थे। इसके बाद से भी इतना कुछ होने के बाद भी जोगेंद्र नाथ मंडल थे उन्होंने अपना पीछे से हाथ नहीं खींचा। पर आगे जाके इसके बारे में जाएंगे, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में और पढ़ेंगे तो हमें डिटेल में पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। इसके लिए मैं ट्राई करूंगा कि अलग से एक वीडियो बने। 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग एक अलग देश बनाने का जो उनकी जो प्रक्रिया थी, जो बनाने की जो मांग थी वो पूरी हो गई और जोगेंद्र नाथ मंडल दलित और मुस्लिम पॉलिटिक्स की वजह से ही पाकिस्तान को जो है इतना बड़ा एरिया उन्हें मिल गया। पाकिस्तान के समय आप देख सकते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है और पूर्वी पाकिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान है, इतने सारे भूभाग उनको देने पड़े। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो पाकिस्तान चले गए अपने साथियों के साथ और उनके जो समर्थक थे उनके साथ, और जो पॉपुलेशन माइग्रेशन होना था वहां से बांग्ला जो प्रेजेंट का बांग्लादेश जो पश्चिमी बांग्लादेश था और पाकिस्तान से, तो वहां के जो दलित हिंदू थे वो वहीं पे रह गए, वो भारत नहीं आए। और जोगेंद्र नाथ मंडल से जो मुस्लिम लीग था उन्होंने ये भी उनसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद से मुसलमानों से ज्यादा जो है हिंदुओं को वहां पे सम्मान मिलेगा और उनकी जो पकड़ होगी राजनीति पे मुसलमानों से ज्यादा होगी। पर हुआ इसके बिल्कुल उलट। वहां पे पाकिस्तान फॉर्मेशन के बाद से जो वहां के जो कट्टरपंथी लोग थे वो हिंदुओं पे अत्याचार करने लगे या उनको कन्वर्ट करने लगे या मार देते थे या उनकी जो लेडीज थी उनके साथ रेप हुआ था। इस तरह की जो चीजें थी वो आम हो गई थी। और 10 जुलाई 1950 को लगभग ढाका के सड़कों पे 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम हो गया। और इसके कत्लेआम होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि किसी मुद्दे पे वहां की असेंबली से जो हिंदू लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने वहां से वॉकआउट कर दिया था और उसी का बदला लेने के लिए जो वहां के कट्टरपंथी मुस्लिम्स थे उन्होंने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया, उनके औरतों के साथ रेप किया और उन्हें मार दिया। इस सब के विरुद्ध जब जोगेंद्र नाथ मंडल ने, जब उनको पता चला कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इन सब के विरुद्ध जब वो बोलने लगे तो उनका भी बुरे हाल होने लगा, उनके साथ भी बहुत ज्यादती होने लगी। और लास्ट में उन्होंने क्या किया कि वहां पे जो उनके समर्थक थे उनको उन्होंने छोड़ दिया और वहां से उन्होंने रिजाइन किया और 8 अक्टूबर 1950 को भारत चले आए। अब इनकी वजह से जो दलित समाज के जो दलित हिंदू थे वो वहीं पे रह गए और उनके साथ जो ज्यादतियां होती रही। और अभी भी जो बांग्लादेश में अभी हो रहा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, वो जो वहां के जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो दलित ही हैं, वहां पे दलित हिंदू ही हैं। तो जोगेंद्र नाथ मंडल तो पाकिस्तान से भारत आ गए, बट वहां के जो अपने जो समर्थक थे उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और भारत में आने के बाद 1968 में उनका डेथ हो गया और वो गुमनामी में चले गए। पर उनकी जो हिस्ट्री थी, उनका जो इतिहास था, हर एक भारतीय को पता होना चाहिए था। उनके बारे में किसी ने किसी को बताया नहीं। अब शायद उस समय के जो पॉलिटिशियंस थे उनको इनकी जो स्टोरी थी वो सूट नहीं करता था उनकी राजनीति के लिए, इसीलिए शायद ये बताया नहीं गया होगा या कुछ और कारण हो सकते हैं। पर मेरा मत यह है कि जोगेंद्र नाथ मंडल की जो स्टोरी है, जो उनकी जीवन यात्रा है, हर एक भारतीय को पता होना चाहिए, हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। और जो दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए, क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ जो हुआ वो भविष्य में जाके किसी और के साथ ना हो। तो आशा है आप लोगों को जो ये मेरी प्रस्तुति थी, मैंने तो बहुत संक्षिप्त में बताया था, स्टोरी काफी लंबी है, तो आशा है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और आप लोगों से कुछ इससे वैल्यू मिली होगी। अगर मिली है तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा कि कृपया मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मैं लेता हूं आप लोगों से विदा और बोलता हूं जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।